गंगा को मां का दर्जा अगर नहीं मिला तो पटना ही नहीं पूरे बिहार को वह खा जाएगी और गंगा बदला ले रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जिस तरह से पटना में 10 दिनों तक जल जमाव रहा, उसको लेकर त्राहिमाम मचा रहा और तरह तरह की बातें आई। क्यों जल जमाव हुआ, क्या खतरा है पटना को पानी से, ओछी और हल्की बातें होती रहीं। गंभीरता से कोई इस समस्या को समझता नहीं है, हम भी बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इसकी मूल समस्या को समझते हैं बारीकी से। गंगा को लेकर, नदियों को लेकर कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उसको बचाने की मुहिम चला रहे हैं। निलय उपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं गंगा और नदियों को लेकर। और अब ये क्या सोच रहे हैं, पटना में जो जल जमाव हुआ है और उसके बाद जो पूरे देश में हंगामा हुआ है, तो निलय उपाध्याय इसको अपनी नज़र से कैसे देख रहे हैं, क्या इसका समाधान है या नहीं है, और है तो फिर इनकी क्या भूमिका होगी, उसमें किस भूमिका की तलाश में हैं, इनसे बात करते हैं। नीलय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो बहुत काम किया है नदियों को लेकर। आप नदियों को जितना समझते हैं शायद ही कोई समझता होगा, बहुत किताबें लिखी हैं। पटना में जिस तरह से, मैंने तो पहली बार देखा है कि 6 फीट 5 फीट जल जमाव हुआ, 10 दिनों तक रहा। क्या है इसका मूल? देखिए, गंगा इसके मूल में है। जितने भी संकट आए हैं जल के, उसके मूल में गंगा है। गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली है। गंगा में ब्रह्मा के सृजन की क्षमता है। गंगा विष्णु के चरणों से निकली है। गंगा में विष्णु के पालन की क्षमता है। और गंगा शिव की जटाओं से निकली है। गंगा में शिव के विनाश की भी क्षमता है। गंगा वो नदी है जो अपने बेटे को भी खा गई। गंगा सरस्वती नहीं है, गंगा बदला लेने वाली नदी है। और गंगा का जिस तरह से अपमान हुआ है, गंगा को हमारी संस्कृति ने मां का दर्जा दिया है, किंतु अंग्रेजों की सभ्यता आने के बाद गंगा को जल संसाधन बना दिया गया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गंगा को मां का दर्जा अगर नहीं मिला तो पटना ही नहीं पूरे बिहार को वह खा जाएगी और गंगा बदला ले रही है। तो गंगा का बदला कैसे है? गंगा इसके लिए जिम्मेवार है पटना में जल जमाव हुआ? मूल बिजली का स्विच कहीं और होता है, बल्ब कहीं और जलता है। लीवर में रोग होता है, पीलिया आंख में दिखता है। ये जो पटना का जो स्ट्रक्चर है, इस पर अगर आप ध्यान दें तो पटना 4 तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, द्वीप है। हाँ, बुद्ध ने भी कहा था कि गंगा नदी से ही और आग से पटना को खतरा है। हाँ, तो पटना में एक तरफ से सोन, एक तरफ से पुनपुन और एक तरफ से गंगा, और गंगा पर दबाव बढ़ाने वाली गंडक जो सीधे उस धारा से हिमालय से आती है। तो इन 3 धाराओं के बीच में बना हुआ एक द्वीप है पटना। पटना का बनावट क्या है? हाँ, आप क्या स्वरूप है पटना का बनावट? जैसे आप एक पाइप को बीच से काट दें, गंगा की तरफ भी पटना ऊंचा है, दूसरी तरफ भी पटना ऊंचा है। जिस अंग्रेज ने पटना को पहली बार बसाया था, उसने अपनी हथेलियों के जरिए आप समझाइए। हाँ, हथेलियों के आकृति जैसे जो नाला रोड बनता है, वो बीच में पटना की स्थिति ऐसी गंगा है। दोनों तरफ ऊंचा। हाँ, दोनों तरफ से, और बीच में ये गहरा है, यानी कटोरा की तरह है। हाँ, और पटना में जो पहले अशोक के समय में ये पूरी झील हुआ करती थी, जिसे बाढ़ के समय में सोन नदी के जल से इसको भरा जाता था और ये दुर्ग की सुरक्षा का काम करता था। अच्छा। और उस जगह पर जब आधुनिक नगर व्यवस्था बसी तो लोगों ने पटना के भूगोलिक स्थिति को भूल करके जगह बेचना शुरू किया, जगह खरीदना शुरू किया। और आज भी
पटना ही अकेला शहर है इस पूरे देश में जहां नाले का पानी मशीन से निकाल करके नाले में डाला जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी जो पटना में जल जमाव हुआ था हाँ। तो संप हाउस का दौरा किया। हाँ। संप हाउस वाले से मैंने कहा कि क्या पानी को शोधित करके आप गंगा में फेंकते हैं? बोला कि नहीं साहब, हम तो उसी नाले के गंदे पानी को जस के तस फेंक देते हैं गंगा में। हाँ, तो वो पटना के पूरे स्ट्रक्चर पर पहली बार किसी ने काम किया था, जो डीएम थे आरा में मनोज श्रीवास्तव, वो आए थे और आ करके उन्होंने पटना की स्थिति को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में प्रशासन से उनका क्या हुआ कि वो छुट्टी लेकर के विदेश चले गए और आज भी एक गुमनाम की सी जिंदगी जी रहे थे। वैसे कर्मठ व्यक्ति और कार्य करने वाले व्यक्ति पटना के स्ट्रक्चर को, पटना के भूगोल को किसी ने समझा ही नहीं, सिर्फ उसे कमाई का औजार बना करके रख दिया गया। और यही नहीं, पटना के बाहर जो ये नदियां हैं, तो इन नदियों से बचाने के लिए बाढ़ भी बनाया गया, चारों तरफ बांध भी बनाया गया, और जो बांध बनाया गया कि पटना को बचाएगा, उसी बांध ने पटना को डुबो दिया। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार लगातार कह भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, कि ये पर्यावरण में जो तब्दीली आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से इस तरह के प्राकृतिक आपदा आ रहे हैं। आप कितनी सहमत हैं उनकी बातों से कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से इस तरह की आपदाएं आ रही? देखिए, गर्मी बहुत पड़ी, बारिश भी बहुत हुई, और इस साल पूरी उम्मीद है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ये पर्यावरण का में जो बदलाव आया है, ये जब प्रलय के दौर आते हैं तो वो कह करके नहीं आते हैं। नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं तो इससे उनको माफ़ नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपका विज्ञान क्या कह रहा है, आपका मौसम विभाग क्या कह रहा है। आज दुनिया अबोध और कुंवारी सी नहीं है। आज आने वाले समय में कहां से अगर समुद्र की खाड़ी से अगर बादल उठना शुरू करते हैं तो एक सप्ताह पहले आपको सूचना मिल सकती है। लेकिन मौसम विभाग भी बार बार फेल हुआ है, प्रेडिक्शन उसका सही नहीं हुआ। मौसम सारे विभाग अगर अपनी जगह पर सुचारू ढंग से काम करते होते तो ये नौबत ही नहीं आती। पहले तो आपने जो नगर विकास का जो ढांचा आपने तैयार किया, उस ढांचे को में आप यहाँ के भूगोल को भूल गए और यहाँ के बिल्डरों के हाथ, यहाँ के जमीन बेचने वालों के हाथ आप पहले बिक गए। आपने ऐसे ही तो कोई नक्शा पास नहीं हुआ होगा ना, नक्शा। लेकिन तो पटना में गंगा नदी के सीने पर बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं, आप जानिए कितनी। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ कि पटना, मैंने कहा ना कि बिहार एक के बारे में कहा जाता है कि बिहार का यथार्थ देश के यथार्थ से अलग है। बिहार कैसे? बिहार में जो 5 विकार हैं, क्रोध अधिक है, बिहार में लोभ अधिक है, बिहार में काम अधिक है, बिहार में दंभ अधिक है। ये 5 जो मनुष्य के भीतर विकार हैं, वे पांचों विकार बिहार में चरम पर हैं। मैं गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा किया तो मुझे 5 ही संकट मिले। पहला संकट प्रकृति की लूट, दूसरा संकट भ्रष्टाचार, तीसरा संकट जातिवाद, चौथा संकट गुंडई और 5वां संकट वैज्ञानिक बाजार, विज्ञान के द्वारा जो बाजार प्रदत्त हुआ है ये बाजार। ये 5 संकट हैं। तो जब आप हिमालय से चलेंगे तो वहाँ प्रकृति की लूट दिखती है, और बिहार आते आते हुए 5 संकट एक साथ बिहार में खड़े हो जाते हैं। ये बिहार में ही है कि बिहार के बिहिया में किसी औरत को नंगा करके घुमाया जा सकता है और उसकी वीडियो बनाई जा सकती है। जहानाबाद में भी किसी सड़क पर किसी लड़की को उस तरह से नंगा करके वीडियो। समाज कितना दोषी है जो इस तरह घिनौनी काम हरकतें कर रहा है। व्यास जी ने महाभारत में कहा है, जब युधिष्ठिर को कृष्ण भेजते हैं भीष्म के पितामह के पास, जब वो प्राण छोड़ने वाले होते हैं कि जाओ उनके पास, तो जा करके पूछते हैं युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कि समय को राजा बदलता है या राजा को समय बदलता है। तो व्यास जी जवाब देते हैं कि कभी संदेह मत करना, राजा ही समय को बदलता है और राजा बदलता नहीं है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। तो जैसी ये सत्ता है वैसी लोग हो गए हैं। इसमें लोगों को दोष देना, अगर हमारा काम, मैं आज अस्पताल में बैठा था तो लोग चाहते हैं कि 10 रुपया ले ले और हमको ये मिल जाए।
जो जैसे अंग्रेजों के समय से जो ये सत्ता शुरू हुई, आप क्या कहेंगे? मुंगेर में हथियार का कारखाना किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। गंगा के किनारे गंजा और अफीम की खेती किसने करवाई? कि अंग्रेजों ने बनवाया। नील की खेती किसने कराई? अंग्रेजों ने कराई। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री किसने खुलवाई? अंग्रेजों ने खुलवाई। बिहार का समाज जो आध्यात्मिक समाज था, जो नैतिक नियमों पर विश्वास करता था, उसे पहली बार अंग्रेजों ने ये क्रिया करके उसके चरित्र को, मूल चरित्र को बदल दिया। जो अध्यात्म का केंद्र था, वहां के लोगों को अफीम की खेती करना सिखा दिया, वहां के लोगों को नील की खेती कराना सिखा दिया, और बंदूक बेचना सिखा दिया। और उसके बाद से पूरा का पूरा, आज देखिए आप चले जाइए गंगा में बैठकर नाव पर लोग AK-47 बनाते हैं मुंगेर में। आप चले जाइए जहां अफीम बिकता था गाजीपुर में, वहां तस्करों की भरमार है। आप पूरे किनारे किनारे लोगों को देख लीजिए, जितने तस्कर बिहार में हैं, हमको लगता है कि और कहीं नहीं होंगे, गांजा के, अफीम के, इन सारी चीज़ों के। ये चरित्र में आया बदलाव है। एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब लालू जी आ गए। लालू जी ने आप अपराधियों को सम्मान दे दिया। पहली बार बिहार में मोकामा के इलाके में जो गोलीबारी होती थी, और वहाँ किस तरह से राजनीति में जो अपराध, उसके बाद भी कांग्रेस के समय में भी, आरंभ में भी अपराधी थे, लेकिन अपराधी नेताओं के पीछे लगे रहते थे। दुलाल चंद्र की कितना महिमा मंडन हुआ था, दुलाल चंद्र यादव का। और वहाँ पूरा का पूरा बिहार में पहली बार अपराधियों को सम्मान मिल गया। और जब उन्हें सम्मान मिल गया, अब वे समझ लिए कि उनकी दो ही नियति है, या तो वे राजनीति में चले जाएं या मारे जाएं। तो इसके लिए उनके सबसे सरल उपाय लगा कि खादी का कुर्ता पहन करके वे सब राजनीति में आ गए। इस तरह से बिहार का भागलपुर में दंगा हुआ, और दंगे में आपको कुएं को लाशों की मिट्टी से भरकर बैलों के बथान बनाए गए। लाशों को मिट्टी में दबा करके ऊपर गोभी के फूल उगाए गए। मैं कवि हूं, एक कवि की कल्पना जहां नहीं पहुंच सकती, बिहार का यथार्थ वहां पहुंच गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार का यथार्थ देश के यथार्थ से अलग है। तो अब क्या देख रहे हैं अगले 10 साल 20 साल में बिहार का क्या भविष्य? बिहार प्रलय के कगार पर खड़ा है। 10 साल के बाद बिहार की मिट्टी फसल देना बंद कर देगी, या खाद की मात्रा इतनी लगेगी कि किसान उसे लगा नहीं पाएगा, उस लागत भी उसका निकल नहीं पाएगा। बिहार की हवा खराब हो चुकी है। भागलपुर के आगे तो सांस लेने लायक स्थिति नहीं है, इतनी धूल उड़ती है। छोटे से साहेबगंज के इलाके में 2,500 से 3,000 क्रशर मशीन लगे हुए हैं। और पटना शहर जो राजधानी है, सबसे प्रदूषित शहर, और पटना की जो राजधानी है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर हो चुका है। आपको बनारस से लेकर के फरक्का तक दोनों तरफ गंगा के 25 किलोमीटर तक जल आर्सेनिक और फ्लोराइड से भर चुका है, और 40 गांव के परिवारों में, 35 गांव के परिवारों में 50-50 कैंसर के मरीज यहां निकल रहे हैं। बीमारियों का आक्रमण हुआ है। नीलेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिहार प्रलय के मुहाने पर खड़ा है और जितनी समस्याएं गिना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के बलबूते की बात है। इसको दुरुस्त करना जन सहयोग जरूरी है, अपेक्षित है, और इसमें जन सहयोग आगे बढ़े, लोग आगे आएँ सरकार के साथ, शासन के साथ, सत्ता के साथ, और पर्यावरण को बचाने के लिए और जो भी जरूरी है करने के लिए, उसमें निलय उपाध्याय की भूमिका कुछ होने वाली है, क्योंकि हमेशा आप पहुंच जाते हैं ऐसे जगह पर जहां पर इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, बस आंसू निकल आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थितियाँ जहाँ पहुँच गई हैं, वहाँ जब तक एक प्रकृति आपके भीतर होती है और एक प्रकृति आपके बाहर होती है, जब तक अंदर की प्रकृति नहीं जागेगी, तब तक बाहर की प्रकृति को नहीं जगाया जा सकता। जब आपके अंदर की गंगा नहीं बचेगी, तो बाहर की गंगा को नहीं बचाया जा सकता। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ लगातार कि मैं लोगों के अंदर की प्रकृति को जगा सकूं, लोगों के अंदर की गंगा को जगा सकूं, क्योंकि जब तक आपके भीतर बदलाव नहीं आएगा। एक बहुत अच्छा है इनका जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है, और उस संवाद में जनक याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि मनुष्य दिन में किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? कहते हैं सूर्य के। लेकिन रात में किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? कहते हैं चांद के। कहेंगे जब सूरज और चांद न हो तो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? अग्नि के। जब अग्नि न हो तो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो ध्वनि के।
और जब ध्वनि भी ना हो तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के आसमान में आज विचारों का कोई सूर्य नहीं है जो आपके जीवन को रोशनी से भर सके। पूरी दुनिया के विचारों के आसमान में कोई चांद नहीं है जो अपनी चांदनी की छटा आपके ऊपर बिखेर सके। कोई अग्नि नहीं है जो आपके भीतर जल सके, और कोई ध्वनि नहीं है जो आपके कानों में आकर के आपको राहत दे सके। तब पूछा जनक ने कि तब कैसे प्रकाशित होगा? तो उन्होंने कहा आत्मा के प्रकाश से। और अगर बिहार के लोगों को उस आत्मा के प्रकाश में इस बिहार को देखें, अपने समय को देखें, अपनी नदी को देखें, अपने हवा को, वायु को देखें, जल को देखें, तो निश्चित रूप से वह प्रकाश फैलेगा। अन्यथा सभ्यताओं के आक्रमण में बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। समुद्र 100 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, पूरा सुंदरबन तबाह हो रहा है, पहाड़ समाप्त हो रहे हैं। ये कब समुद्र के भीतर, ये पहले विंध्याचल में समुद्र था जहाँ फॉसिल मिलते हैं, जहाँ समुद्र होता है वहीं फॉसिल मिलते हैं। बाद में वो समुद्र मंदराचल में आया जहाँ सागर मंथन हुआ था। आज समुद्र कहाँ पर है? जिन नदियों ने समुद्र को भर भर करके आपको रहने के लिए जमीन दी, आप उसे फरक्का बांध कर रोक सकते हैं? मिट जाएगा बिहार। बिहार के लोग जब तक चेतन नहीं होंगे, जब तक बिहार के लोग अपने इन संकटों को अपने आत्मा के भीतर जाकर के नहीं देखेंगे, तब तक बिहार बचने वाला नहीं है। हो सकता है कि बिहार इतिहास की कहानियों में याद किया जाए कि बिहार कभी यहाँ था। नीला जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, चेतावनी बड़ी है, मिट जाएगा बिहार। आप सावधान हो जाइए, चेत जाइए, अभी समय है। अगर नहीं चेते तो बिहार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और बिहार तबाही के मुहाने पर खड़ा है। उसे तबाह होने से केवल आप ही बचा सकते हैं। आपको ये डिबेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।